हेलो क्लास, आज हम लोग देखेंगे समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। समूह 15 के तत्वों के कुछ रासायनिक गुण निम्न हैं। पहला है रासायनिक क्रियाशीलता। समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP3। ठीक, मतलब यह है कि समूह 15 में जो तत्व होते हैं उनका S कक्षक तो पूरी तरीके से भरा होता है, लेकिन P कक्षक आधा भरा होता है। ठीक, समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे कम होती है। हाँ, तो और क्या होता है? जो नाइट्रोजन होता है वो साधारण अवस्था में क्या है? किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं दर्शाता है। मतलब ये है, नाइट्रोजन जो होता है कम ताप पर, मतलब साधारण ताप पर किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं दर्शाता है, लेकिन जैसे ही ताप को बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है? दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है। और बात करें फास्फोरस की, तो जो सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? अति क्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन में जलकर शीघ्र क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है। आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ ऑक्सीजन में गर्म करने पर क्या होते हैं? जलते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जो समूह 15 होता है उसमें नाइट्रोजन सबसे कम क्रियाशील होता है, जो साधारण ताप पर क्रिया नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ताप बढ़ाते हैं तो उसकी वह क्या होता है? किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है। और क्या होता है? जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो प्रथम सदस्य होता है समूह 15 में, जो प्रथम सदस्य होता है आपका नाइट्रोजन, वह रंगहीन होता है और कैसा? द्विपरमाणु बनाता है। हमने इससे पहले देखा था नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणु यौगिक बनाता है। मतलब नाइट्रोजन में 3-3 बंध होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं, दोनों नाइट्रोजन को जोड़ने के काम आते हैं। नाइट्रोजन के दोनों परमाणु के मध्य त्रिक बंध होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है उनके दोनों परमाणु के मध्य 3 बंध होता है। क्या बनाता है? और 2 सिग्मा और एक सिग्मा, बीच वाला सिग्मा और 2 पाई बंध बनाता है। नाइट्रोजन जो होता है, तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन जो होता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके N2 बनाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसमें से बीच वाला आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और ऊपर और नीचे वाला क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। ठीक, तो इस तरह से एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन आपस में पी पाई बॉन्ड से के थ्रू क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या होता है? रंगहीन होता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो अणु बनता है, मतलब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? N2 बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनकी बंध वियोजन ऊर्जा, मतलब जो बंध बना है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें हायर एनर्जी चाहिए होती है। इस कारण क्या होता है? ये नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है। इसके तो क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका P4 हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्या हो गया? जो एंटीमनी हो गया, तो यहाँ पे होता क्या है? ये आपस में ना सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे कि फास्फोरस को देखें तो ये फास्फोरस क्या है? ऐसे करके आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एकल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इस कारण क्या होता है? इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया और यहाँ पे हो गया आपका एंटीमनी। बट यहाँ पे क्या होता है? दोनों जो नाइट्रोजन होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और यहाँ पे हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें तोड़ने के लिए ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कारण क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी को हम लोग आसानी से, यहाँ पे जो बैरियर बना है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक क्रियाशीलता, जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। उसके बाद क्या होती है, इधर के जो इधर में, उसके बाद इस समूह में, मतलब समूह 15 में बाद में जो तत्व आते हैं उनकी क्रियाशीलता नाइट्रोजन की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसमें क्या होता है, बीच का जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ऊपर और नीचे जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की क्रियाशीलता सबसे कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हायर एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अकॉर्डिंग अब बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी की, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे P4 के फॉर्म में होते हैं, P4 अणु बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इस कारण इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, और इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। फास्फोरस क्या होता है, आपका P4 अणु है, जिसमें फास्फोरस जो होते हैं 4 परमाणु के कोने पर रहते हैं। प्रत्येक P जो होता है 3 अन्य फास्फोरस से, मतलब प्रत्येक फास्फोरस 3 अन्य फास्फोरस से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, PP सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि फास्फोरस आपका ठोस होता है, जबकि नाइट्रोजन क्या होता है, आपका गैस होता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। जो समूह 15 के जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं, वो MH3 प्रकार के। मतलब यहाँ पे M क्या है, आपके तत्व को दर्शा रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को। तो जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अगर वो नाइट्रोजन है तो वो NH3 बनाएगा, फास्फोरस है तो PH3 बनाएगा, आर्सेनिक है तो ASH3 बनाएगा, अगर क्या है Sb है, एंटीमनी है, तो वो SbH3 बनाएगा, बिस्मथ है तो BiH3 बनाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपके 15 समूह के जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे NH3, PH3, ASH3 ये सभी दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे और क्या होता है, जो आपका 15 समूह के जो तत्व होते हैं वो, उसमें से जो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आर्सेनिक है, यह हाइड्रोजन से क्रिया करके M2H4 प्रकार के हाइड्राइड भी बना सकते हैं। अभी हमने देखा जो समूह 15 के तत्व होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, NH3, PH3, ASH3 बनाते हैं, है ना। तो इनमें से ऐसा भी होता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जो है आपका हाइड्रोजन से क्रिया करके M2H4 जैसे यौगिक भी बनाते हैं, मतलब M2H4 जैसे हाइड्राइड भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन का देखें तो N2H4, फास्फोरस का देखें तो P2H4, आर्सेनिक का देखें तो AS2H4, इस प्रकार के यौगिक भी ये बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रमुख हाइड्राइड के 15 समूह के जो तत्व होते हैं कुछ प्रमुख प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 ये क्या है, प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो 15 समूह के तत्व होते हैं जो हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, उनके कुछ भौतिक गुण भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर उनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो क्या होता है, ये जो सभी हाइड्राइड होते हैं जल में घुलनशील क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अगर उसकी विषाक्तता को देखें कि वो क्या है, हानिकारक है कि फ़ायदेमंद है, क्या है हमारे लिए, तो ये देखते हैं। तो जो हाइड्राइड होता है उनमें से जो अमोनिया होती है, मतलब NH3 होती है, इसको छोड़कर से सभी जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, अति विषैले होते हैं। अगर हाइड्राइड की विषाक्तता को देखें तो NH3 क्या होता है, ये कम विषैला होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दूसरा हाइड्राइड है वो क्या होते हैं, अति विषैले होते हैं। ठीक, और स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हाइड्राइडों की स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है,
जो हाइड्राइड का स्थायित्व जो होता है NH3 से नीचे की तरफ, जैसे कि आपका NH3 नाइट्रोजन सबसे ऊपर में आता है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद नीचे में आता है आपका बिस्मथ। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फास्फोरस यहाँ से क्रिया करके फास्फोरस के हाइड्राइड, ऐसे करके नीचे बनाते जाएंगे एक समूह के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, समूह में नीचे आने पर जो हाइड्राइड की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो कम होती जाती है। मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आपका NH3 की स्थायित्व क्या बोलते हैं, हाँ, स्थायित्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद PH3 की, उसके बाद ASH3 की, उसके बाद क्या हो गया आपका एंटीमनी के हाइड्राइड की, SbH3 की, उसके बाद मिला आपका BiH3 की। तो जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व का जो क्रम होता है समूह में, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो स्टेबिलिटी स्थायित्व का जो क्रम होता है, इस प्रकार के हाइड्राइड हैं आपके पास। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जो तत्व है उसमें नीचे की तरफ आएंगे तो स्थायित्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सीधा सीधा ये जो प्रभाव पड़ता है परमाणु के आकार के यहाँ पे पड़ता है। जैसे कि बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु का आकार छोटा है, उसके बाद फास्फोरस का थोड़ा बड़ा है, उसके बाद आर्सेनिक का और बड़ा है। तो क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बंध बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे M और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है इसको हम लोग MS से दर्शा रहे हैं। M क्या है, आपका जो तत्व है, और हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो MH के बीच जो बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पे आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच, तो इन तत्वों के बीच जो आपस में बॉन्ड होता है समूह में ऊपर से नीचे आने पर कमज़ोर होता है। ठीक है, कमज़ोर होता है, इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये सबको पता है, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। इसका मतलब यहाँ पे फास्फोरस, मतलब यहाँ पे जो धातु है आपका, जो तत्व है, उसकी हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका परमाणु का साइज बड़ा होता जाता है। इस कारण यहाँ पे जैसे कि M और H के बीच जो बॉन्ड है, M और H के बीच जो आपका बॉन्ड है वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो कमज़ोर पड़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें आर्सेनिक और H हाइड्रोजन के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे बॉन्ड जो होता है एक तरीके से कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो M और H के बीच जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाता है। इस कारण समूह में नीचे की ओर आने पर जो हाइड्राइड होते हैं उनकी स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका अमोनिया है NH3 है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, और समूह में जैसे नीचे चले जाए तो BiH3 की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे उसी को बताया गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं हाइड्राइडों का क्षारीय स्वभाव। क्या होता है, जो नाइट्रोजन परिवार होता है, मतलब जो समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनके हाइड्राइडों का क्रम देखें तो क्या होता है, उनके हाइड्राइडों में अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएं, जैसे कि ये है हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3 और SbH3, तो इन हाइड्राइड में हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो क्षारीय स्वभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इन हाइड्राइडों में नीचे की तरफ जाने पर क्षारीय स्वभाव क्या होता है, कम होता जाता है। इसका मतलब यहाँ पे NH3 जो होता है उनका क्षारीय स्वभाव क्या होता है, अधिक होता है। लुईस क्षार के बारे में बात कर रहे हैं। NH3 क्या होता है, सबसे प्रभावी लुईस क्षार बनाता है। लुईस क्षार मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से वो दूसरे किसी तत्व को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग समूह में नीचे के जाएंगे तो यहाँ पे इस लुईस क्षार बनाने की जो प्रकृति है वो क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो लुईस क्षार भी यहाँ पे क्या होता है जाता है, कम होता जाता है।
अब आप देखते हैं अपचायक गुण। तो अपचायक गुण क्या होता है, जो हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, जो हाइड्राइड होते हैं मतलब जो समूह 15 के जो हाइड्राइड होते हैं उनका अपचायक गुण क्या होता है, समूह में जैसे कि NH3 से BiH3 की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका BiH3 है, ठीक है, वो सबसे अधिक क्या है, अपचायक गुण रखेगा। क्या होता है समूह में समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनके अब हाइड्राइड के अपचायक गुण को देखें तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक अपचायक गुण जो रखेगा BiH3 ही रखेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे समूह में जैसे जैसे नीचे आते हैं तो MH के बीच जो बांड है वो कमज़ोर पड़ता जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन को M लिखे हैं और हाइड्रोजन को H, ठीक है, तो MH के बीच जो बांड है वो क्या पड़ता है, कमज़ोर पड़ता जाता है। क्यों है? क्योंकि परमाणु का साइज़ क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। तो जैसे कि आपका बांड क्या है, कमज़ोर पड़ा है, तो यहाँ पे परमाणु का आकार छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास पास में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से नहीं मुक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, परमाणु का आकार छोटा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे परमाणु का साइज़ बड़ा है तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, आसानी से निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण कम है। तो ये है अपचायक गुण। यहाँ पे नाइट्रोजन में परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन को निकालने के लिए समस्या का सामना पड़ता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो इस कारण यहाँ से हाइड्रोजन को निकालने के लिए, इसमें हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या होती है, हमें क्या होती है, कम परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर यहाँ पे जो बंध होता है वो कमज़ोर होता है। तो इस कारण यहाँ से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल सकते हैं। इस कारण बात क्या होता है, अपचायक गुण का मान जो होता है BiH3 के लिए अधिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपचायक गुण। NH3 की अपचायक गुण सबसे कम और यहाँ पे BiH3 की अपचायक गुण सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? ये इनके बीच उपस्थित MH बांड पर निर्भर करता है। MH बांड मतलब यहाँ पे जो तत्व है उसके और हाइड्रोजन के बीच बंध पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बंध। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा अत्यधिक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक होता है। इस कारण NH3 अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो एक NH3 दूसरे NH3 तीसरे NH3 से आपस में क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेती है, ठीक है। NH3 आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेती है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बंध हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनकी ऋणात्मकता क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है। इनकी ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कम होती है। इस कारण ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपके हाइड्राइडों के भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। से हमने जो समूह 15 होते हैं उनके रासायनिक गुण के बारे में देखा। 2 रासायनिक गुण के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, रासायनिक क्रियाशीलता और हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। अब समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनके और रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा जो रासायनिक गुण है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता है, ठीक है। तीसरा रासायनिक गुण क्या है, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। और चौथा है आपका ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता और पांचवा है धातु के प्रति क्रियाशीलता। यहाँ पे जो रासायनिक क्रियाशीलता में मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है। समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रासायनिक क्रियाशीलता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये पूछा जाता है जो समूह 15 के तत्व के हाइड्राइडों के नाम, बस ये पूछा जाता है। उसके बाद ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। समूह 15 के जो तत्व होते हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। समूह 15 के तत्व जो होते हैं ऑक्सीजन से संयोग करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ये सभी तत्व जो होते हैं 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। पहला है आपका E2O3 तथा दूसरा है E2O5। मतलब जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से साथ क्रिया करवा रहे हैं तो वो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे।
पहला है N2O3 और दूसरा है N2O5। उसी प्रकार फास्फोरस की ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे हैं तो वो भी 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा, P2O3 और P2O5। इस प्रकार समूह 15 में जो जितने भी तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करके 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं धातु के प्रति क्रियाशीलता। समूह 15 के सभी तत्व धातु के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाएंगे। ठीक है, समूह 15 के जो तत्व होते हैं धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, द्विअंगी यौगिक बनाएंगे, जिनमें उनकी आक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -3 होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा CA3N2, तो क्या है यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ पे -3 आएगी। आप लोग निकालिएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, जिसमें कैल्शियम की जो संयोजकता होती है 2 होती है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का निकालना है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। मतलब ये है आपका, जैसे कि आपका CA3N2 है, तो यहाँ पे हमें N2 की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हमें पता है कैल्शियम का संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, और नाइट्रोजन का निकालना है, N2 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, तो यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीकरण अवस्था -3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है CA3P2, इसका भी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण जो संख्या है -3 आएगी। तो क्या होता है, जो समूह 15 के जो तत्व होते हैं उनकी धातु के साथ क्रिया करवाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन धातु के साथ क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो समूह के 15 के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, -3 हो जाती है। ठीक है, और ये द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक मतलब N2CA3, P2CA3, ASNA3, ये है आपके द्विअंगी यौगिक। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार। तो क्या होता है नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार, आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह का जो पहला तत्व होता है उस समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, गुणों में समानता तो रखता है, इसके साथ साथ वो क्या रखता है, असमानता भी रखता है। ये प्रत्येक समूह की बात है। समूह के पहले नंबर पे जो तत्व होता है वो समूह के अन्य तत्वों से गुणों में समानता रखता है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ असमानता भी रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसामान्य, उस समूह का अपसामान्य व्यवहार कहते हैं। तो नाइट्रोजन की अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्नता या फिर असमानता निम्नलिखित विशेषता के कारण होती है। इन विशेषता के कारण ही क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या रखता है, असमानता रखता है। क्यों? पहला है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इस कारण वो समूह के अन्य तत्वों से मतलब फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इन सब से क्या होता है, असमानता रखता है। दूसरा यह है कि नाइट्रोजन का परमाणु का आकार छोटा होता है, इस कारण समूह के अन्य तत्वों से असमानता रखता है। तीसरा यह है कि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं पाए जाते, 1s2 2s2 2p3 होता है, डी कक्षक उसमें नहीं पाए जाते, इस कारण समूह के अन्य तत्वों से वो असमानता रखता है। चौथा है, नाइट्रोजन में पी पाई बहु आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। हमने देखा ना, मल्टीपल बंड मतलब तीन बंड वहाँ पे बन रहे थे। तो यहाँ पे इन सभी कारणों के कारण ही नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से असमानता रखता है। अब देखते हैं कौन कौन से गुण हैं नाइट्रोजन में जो उनके समूह के अन्य गुणों से, उनके जो समूह होते हैं, उनके जो समूह में जो अन्य तत्व होते हैं उनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। नाइट्रोजन में अनेक गुण ऐसे हैं जो इस वर्ग के अन्य तत्वों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अनेक समानताओं के बावजूद नाइट्रोजन अपने परिवार के सदस्यों से क्या होता है, भिन्नता प्रकट करता है। ये भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन साधारण ताप व दाब पर नाइट्रोजन क्या होती है, गैस के रूप में हमें मिलती है, जबकि अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, ठोस के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो द्विपरमाणुक होता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक आदि क्या होते हैं, चतुर्परमाणुक के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन अन्य तत्व की अपेक्षा अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन दर्शाता है। यहाँ पे दिया है आपका
यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन जो होता है इतना सारा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और फास्फोरस ये सब दर्शाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से यहाँ पे इन तीनों गुण के अलावा भी नाइट्रोजन में कुछ और गुण होते हैं जो उस समूह में मतलब 15 समूह में के जो तत्व होते हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन में और कौन कौन से गुण होते हैं जो उस समूह के अन्य तत्व में नहीं पाए जाते? नाइट्रोजन में क्या होता है, डी कक्षक नहीं होता है, इस कारण वो क्या होता है, उपसंयोजक यौगिक नहीं बना पाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में श्रृंखला निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। नाइट्रोजन के जो हैलाइड होते हैं अस्थायी व उच्च विस्फोटक होते हैं, जैसे कि आपका NCl3 को छोड़कर जो भी आपके हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक हानिकारक होते हैं या फिर विस्फोटक होते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं या फिर नाइट्रोजन के परमाणु आपस में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुलक रूप नहीं बनाते हैं, जबकि शेष जो तत्व होते हैं बहुलक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि P4O6 P4O16 ये क्या बनाते हैं, बहुलक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन इस प्रकार के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड समूह के अन्य तत्वों के हाइड्राइड से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। तो ये सभी क्या है, नाइट्रोजन के गुण हैं जो नाइट्रोजन समूह के जो तत्व होते हैं, जो नाइट्रोजन समूह के जो तत्व होते हैं उनमें नहीं पाए जाते, सिर्फ किस में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो समूह 15 के में क्या होता है, जो नाइट्रोजन का अपसामान्य व्यवहार के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे देखेंगे विकर्ण संबंध नाइट्रोजन और सल्फर के बीच। नाइट्रोजन का गंधक से विकर्ण संबंध, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, सल्फर से विकर्ण संबंध दर्शाता है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व अपने अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्व के साथ क्या करते हैं, अनेक समानता प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाते हैं, विकर्ण संबंध। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अपने अगले समूह के तत्वों से, ठीक है, ये है दूसरा आवर्त के तत्व और ये है तीसरा आवर्त के तत्व। तो दूसरा आवर्त के तत्व जो होते हैं अपने तीसरे आवर्त के तत्वों के अपने, ये है लिथियम का समूह और ये उससे अगला समूह, तो अपने अगले समूह के साथ क्या करते हैं, कुछ गुणों में समानता रखते हैं, जिसे हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण संबंध में क्या होता है, तो अब हम ये समझ गए कि विकर्ण संबंध क्या होता है, दूसरा आवर्त के तत्व तीसरा आवर्त के अपने अगले समूह से गुणों में समानता रखेंगे, जिसे हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध का जो कारण है प्रायः विद्युत ऋणात्मकता को माना जाता है। मतलब ये है कि नाइट्रोजन सल्फर के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसका मतलब ये है नाइट्रोजन के गुण और सल्फर के गुण क्या होंगे, मिलते रहेंगे। तो ये माना जाता है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इस कारण वो आपस में क्या होते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो विकर्ण संबंध का मेन कारण विद्युत ऋणात्मकता को माना जाता है। इसके अलावा भी क्या होता है, कुछ और भी गुण होते हैं जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर में समान होते हैं। कुछ गुण नाइट्रोजन और सल्फर में समान होते हैं कि कौन कौन से गुण है देखते हैं। नाइट्रोजन व सल्फर दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं और क्या होते हैं, दोनों ही प्रबल विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही क्या होते हैं, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही H2 के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब NH3H2S इस प्रकार के जो हाइड्राइड बनाते हैं वे हैं। तो इस प्रकार से हमने विकर्ण संबंध को देखा, नाइट्रोजन और सल्फर के बीच उपस्थित विकर्ण संबंध को। यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर के बीच जो गुणों में क्या होती है, समानता होती है। कौन कौन सी समानता होती है यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन या फिर डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है,
नाइट्रोजन की खोज, इस N2 की खोज सर्वप्रथम डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। नाइट्रोजन की खोज, इस N2 की खोज सर्वप्रथम डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। इस गैस की विषैली प्रकृति के कारण ही इसका नाम मैफिटिक हवा रखा गया। जो नाइट्रोजन की खोज हुई तो इसका नाम क्या रखा गया, मैफिटिक हवा, क्योंकि ये क्या थी, विषैली थी। उसके बाद लेवोजियर ने इसके गुण को देखा, N2 के गुण को देखा तो इसका नाम एजोट रखा। एजोट का मतलब है जीवन रहित। ठीक, तो नाइट्रोजन नाम 1828 में चेप्टल ने दिया। ठीक, तो नाइट्रोजन की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने की और उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, इस नाइट्रोजन का नाम सर्वप्रथम मैफिटिक हवा रखा गया, क्योंकि ये क्या थी, विषैली थी। उसके बाद एजोट ने उसके बाद लेवोजियर ने इसके गुणों को देखा, नाइट्रोजन के गुणों को देखा और इसका नाम एजोट रखा। एजोट का अर्थ है जीवन रहित। उसके पश्चात 1828 में चेप्टल ने इसका नाम नाइट्रोजन रखा। ठीक, अब आगे देखेंगे, ये हो गया नाइट्रोजन की खोज। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधि। नाइट्रोजन बनाने की विधि को देखेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम लोग देखेंगे। यह है आपकी नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सर्वप्रथम एक कड़े कांच का गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम कड़े कांच का एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और क्या, सोडियम नाइट्राइड को लेते हैं। इसमें क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को लेंगे और उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ पर आपको अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड का विलयन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को लिया है और क्या किया है, उसको गर्म किया है। गर्म करने पर हमें अमोनियम नाइट्राइड क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपको अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होगा वो आपस में विघटित हो जाएगा। ये अमोनियम नाइट्राइड विघटित हो जाएगा और वहाँ पे H2 और जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइड के विघटित होने से क्या मिलता है, N2 मिलता है। तो N2 जो गैस होता है, N2 जो गैस हमें मिलता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको इस गैस जार में, यहाँ पे क्या भरा होता है, H2O भरा होता है। H2O में इस गैस को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। ठीक है, और इसमें इस जार में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, N2 यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। फिर से देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें क्या करते हैं, एक कड़े कांच का गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्राइड आपस में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और नाइट्रोजन और जल हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्राप्त होता है उसको गैस जार में उपस्थित जल में विस्थापित करते हैं और वहाँ से हमें शुद्ध नाइट्रोजन मतलब डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहाँ पे जो समीकरण जो लिया है हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो बना यहाँ पे, और ये क्या हुआ, ये विघटित हो गया और यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है।